नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका 10 दिसंबर के एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आपका बीच में 2 दिनों का गैप हो चुका है, एक दिन का पहले का और एक दिन बाद का, लेकिन आप इसको लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें। जो हमारे करंट अफेयर्स आएंगे उसमें सारी की सारी जो खबरें हैं वो महत्वपूर्ण खबरें हम कवर कर रहे हैं और आपका कोई भी करंट अफेयर्स किसी भी दिन का नहीं छूटेगा। थोड़ी सी व्यस्तता थी बीच में जिसकी वजह से आपका एक दिन का इधर गैप हो गया और एक दिन सप्ताह का शुरुआत में गैप हो गया है, मंडे का और फ्राइडे का। उनमें जो भी कुछ आपका छूटा है सब उसे हम कवर करा देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के नोट्स अपडेटेड जो कि 2022 के लिए है एग्जाम गुरुजी पर उपलब्ध है। उसके साथ आपको 895 रुपए की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है। आप ये सारी चीजें एग्जाम गुरुजी के ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे यदि आप एकलव्य टेस्ट सीरीज पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 99 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ में बहुत सारे पुरस्कार भी जीत सकते हैं। इसको बाकी के कुछ इसमें भी चेंजेस होंगे, वो हम आपको जल्दी ही अब इसके बारे में अपडेट्स दे देंगे। करंट अफेयर की शुरुआत हम पिछले दिनों की रिवीजन के साथ करते हैं। दो देश जिनके मध्य मैत्री दिवस आयोजित किया गया था, ये था भारत और बांग्लादेश। ज्यादातर भारत और बांग्लादेश के बीच आपने देखा होगा मैत्री शब्द आपको कॉमन मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन होने वाला है और हमारे यहाँ की जो कैप्टन रहेंगी इस टीम की शेफाली वर्मा रहेंगी। बीसीसीआई ने जो महिला क्रिकेट टीम, हमारी सीनियर महिला क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच नियुक्त किया है वो ऋषिकेश कानेटकर को किया है। और भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। ऑपरेशन जो 777 नाम से आपको मिलेगा वो कृषि विभाग के लिए, आपको कभी भी आता है ये ऑपरेशन 777 किससे संबंध है तो वो कृषि विभाग से है। इसमें ज्यादा डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी थी। जो मीराबाई चानू है, इन्होंने अभी विश्व चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जानी है। इसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था कि ये मॉडल होता क्या है, लॉजिस्टिक पार्क किस प्रकार के होते हैं। ये इंदौर में होगी, पीथमपुर में की जाएगी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना, जो कि बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट टीम का गठन किया गया है और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके अंतर्गत कार्य करेगा। रेलवे स्टेशन है टांटा मामा के नाम से बदल दिया गया है, पहले इसका नाम पाताल पानी रेलवे स्टेशन था। और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की पहली खबर के साथ। आज के करंट अफेयर्स में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि परीक्षाओं में काफी बार पूछे जा चुके हैं। अपडेट्स हैं उसमें, वो प्रश्न आपके आज के करंट अफेयर में सम्मिलित किए गए हैं। तो आज के करंट अफेयर की जो पीडीएफ है और जो कंटेंट है आप उसको एक बार अपनी कहीं पे अपडेट जरूर कर लेंगे। निम्न में से किन्हें नाबार्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है, नामित कर दिया गया है मतलब वो अगले अध्यक्ष होंगे। सतीश अग्निहोत्री, मोहम्मद अब्दुल इस्लाम, डीवाई पाटिल या केवी साजी। तो इसका राइट आंसर केवी साजी होगा। डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। ये है केवी साजी जो कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष होंगे। और इसके पहले ये क्या था कि जो नाबार्ड है उसमें ये उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पहले से कार्य कर रहे थे। और भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है। आपके सभी क्षेत्र में आप जहाँ पे भी निवास करते हैं, जैसे मध्यांचल ग्रामीण बैंक हो गया, आपका मालवा ग्रामीण बैंक हो गया, उसी प्रकार से जो केरल है वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वहाँ के ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और नाबार्ड की बात करें तो ये आपको पता है कि जो देश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन पर फोकस करता है, ये उनके लिए लोन प्रोवाइड करता है, योजनाएं लेकर के आता है। और भारत सरकार ने इसका 1982 में गठन किया था और इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया था, मतलब उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया था बैंक को। वो नेशनल बैंक हमारा हो गया था और सरकारी बैंक हो गया था। ये एक पूरी तरह से सरकारी बैंक है नाबार्ड जो है। और ये उसके लिए एक अलग कानून लाया गया था 1981 में, उसके तहत किया गया था। और इसको बनाने की जो कमेटी गठित की गई थी वो शिवरामन समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। प्रश्न क्रमांक 2, फोर्ब्स ने अभी क्या है अपनी सूची जारी करी है कई तरह की, जिसमें से एक उनकी जो सूची होती है वो महिलाओं पर केंद्रित होती है, ठीक है। तो फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची उसने जारी करी है उसमें भारत की कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत की 6 महिलाएं सम्मिलित हैं। वो कौन कौन सी हैं? ठीक है।
पहली बात तो ये, इसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक 2022 की सूची शामिल करी गई है। इनका जो मेन फोकस रहता है वो अलग अलग रहता है। एक तो किस जो कहते हैं पैसे से ज्यादा पावरफुल होता है, यानी जिसका एक तरह से बिजनेस काफी बड़ा है, बिजनेस में काफी नाम कमा रहे हैं, वो होते हैं। मीडिया के क्षेत्र में होते हैं, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका प्रभाव बहुत होता है, यानी उनका सोशल इम्पैक्ट भी काफी होता है, लोगों में बदलाव लाने के लिए हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उनका अपना समाज में यदि उनके पास धन या मीडिया नहीं है तो भी उनका प्रभाव होता है। तो उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसके आधार पर ये सूची जारी करते हैं 100 के। तो भारत की 6 भारतीय महिलाएं हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है, जिनमें से केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है। ये लगातार चौथी बार इस सूची में रही है, 36 नंबर पर है। वहीं एचसीएल टेक की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादार, ठीक है, आपने एचसीएल का नाम सुना होगा, लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर आते हैं उसके। ये एक्चुअली में जो नादार नादार है उनकी बच्ची उनकी लड़की है। तो रोशनी नादर मल्होत्रा ये धन के रूप में आएगी, क्योंकि इनके पास आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। वहीं पे जो माधवीपुरी बुच है, ये हमारे यहाँ जो सेबी है उसकी अध्यक्ष है, ये 54वें स्थान पर है। वहीं पे जो सेल कंपनी है हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी चेयरपर्सन है सोमा मंडल, ये 67 पोजीशन पर है। और मजूमदार शाह, आपने इनका नाम सुना होगा बायोकॉन लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो ये है 72 नंबर पे। वही ब्यूटी की जो लाइफस्टाइल की एक नायका कंपनी है जो कि अभी आपके इसमें शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हुई थी नायका ने, तो इनकी जो फाल्गुनी संजय नायर है ये 89वें स्थान पर है। तो बात करी जाए कि पूरे की भारत की 6 महिलाएं हैं वो ये हैं, लेकिन पूरी फोर्ब्स जो सूची है 100 लोगों की, 100 महिलाओं की, उनमें जो टॉप पर है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन, ये टॉप 1 पे हैं। वहीं कोविड 19, इन्होंने क्या है कोविड 19 के समय पे और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसमें इनकी काफी अच्छी भूमिका रही है। दूसरे स्थान पर जो है क्रिस्टीना लेगार्ड है, ये इनका नाम भी आपने सुना होगा लेगार्ड का। ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वर्तमान में अध्यक्ष है। वहीं पे यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये तीसरे नंबर पर रही है। प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं हम। निम्न में से किसे B20 का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? जिस प्रकार से G20 है उसी का ये एक पार्ट है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा। इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन कौन है? एन चंद्रशेखरन जो है इस समय वर्तमान में जो टाटा सन्स है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मिस्त्री जी की क्या लिए जगह लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि G20 की अपने देश में होने वाली है समिट, और भारत वर्तमान में इसका क्या है अध्यक्ष है। मतलब अब जो अगली बैठ आयोजन होगा इसका G20 का वो भारत में होगा। और लगातार आपको बताया जा रहा है 9 से 10 सितंबर 2023 को, ताकि आप ये डेट को आप याद रखिए। भारत ने अध्यक्षता कब से ग्रहण करी है? तो 1 दिसंबर 2022 से करी है। किससे करी है? इंडोनेशिया से करी है। और कब हमारे यहाँ आयोजन होगा? ये 9 से 10 सितंबर 2023 में होगा, यानी नेक्स्ट ईयर होगा। तो G20 का ही एक पार्ट बनाया गया है B20, ठीक है। इसमें क्या है बिजनेस 20, तो इसमें 20 लोगों को, यानी 20 जो व्यक्तित्व हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनकी एक पूरी टीम बनाई गई है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये बिजनेस को लेकर के किस प्रकार से जो इतना बड़ा हमारे यहाँ समिट होने वाला है, इसका किस बिजनेस पर्पज से किस प्रकार से इसका फायदा उठाया जाए, इन्हीं सब चीजों पर ये लोग बात करेंगे। उसके लिए सरकार और सरकार और जो हमारे शासकीय कर्मचारी है, प्लस जो हमारे अधिकारी होंगे वो, और साथ ही में बिजनेसमैन जो होंगे, ये लोग मिल करके एक समन्वय के साथ बैठेंगे और बातें करेंगे, बनाएंगे आगे कब कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है उनको आकर्षित किया जाए, बाहर की कंपनीज को हमारे यहाँ आकर्षित किया जाए। और साथ में हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो किस प्रकार से जो बाकी के देश हैं, क्योंकि लगभग विश्व के सभी बड़े देश आ रहे हैं, उनके साथ भी टीमें आएंगी, तो दोनों जो देश होंगे आपस में किस प्रकार से अपने बिजनेस की ग्रोथ करें, एक दूसरे से निर्यात और आयात किस प्रकार से बढ़ाएं, ये सारी चीजों पे बातें होंगी बिजनेस ग्रोथ को लेकर के। तो B20 ने क्या किया, राइज करके एक बनाया जिसमें जिम्मेदारी, त्वरित अभिनव, सतत, न्याय संगत, व्यावसाय, ये थीम इस पे रखी गई है, ठीक है। जिम्मेदारी किस प्रकार से ले, त्वरित निर्णय किस प्रकार से हो, ठीक है, सतत, लगातार किस प्रकार से हम उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, न्याय संगत भी होने चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको उनका किसी प्रकार से हमारे यहाँ उनके इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है लेकिन हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये सब सारी चीजों पे बातें होंगी। तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, अमेरिकी जो पत्रिका है टाइम्स, इन्होंने अपना 22 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? ये प्रतिवर्ष जारी करती है, और लगभग आपकी जो सूचकांक है या इस प्रकार के जारी किए जाते हैं, पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड्स ऑफ द ईयर,
तो ये सब चीजें जारी किए जाते हैं, ये दिसंबर का महीना इन्हीं चीजों का रहता है। तो इस वर्ष जो पर्सन ऑफ द ईयर है वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। जेलेंस्की का नाम आपने लगातार इस बार सुना है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और ये क्या है, जो रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है उसमें दो ही लोगों के नाम आज की डेट में याद है, पुतिन और एक जेलेंस्की। तो टाइम पर्सन ने क्या किया इस बार की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को अपना पर्सन ऑफ द क्या चुना है, ईयर चुना है, नामित किया है। और ये जो व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे हर वर्ष क्या होता है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ज्यादातर आपको जो मिलेंगे यूरोपीय कंट्रीज के ही मिलेंगे, या तो यूएसए के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, कई बार यूरोप में कोई फेमस होते हैं, उन्हीं पर्सनालिटी को मैक्सिमम इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें ये लोग देखते हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम या किसी एक व्यक्ति को सम्मिलित करते हैं जिन्होंने अपने 12 महीने पे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है, या अच्छे कार्य के लिए फेमस रहा है। कई बार और चीजें भी ध्यान दी जाती हैं। तो यहाँ पे उसको क्या किया जाता है, टाइम मैगजीन के वो जो होता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर होता है, उसकी फ्रंट मैगजीन का जो कवर पेज होता है उस पे उनकी एक तस्वीर लगाई जाती है, ठीक है। और टाइम पत्रिका का जो संपादक है एडवर्ड फेलिस्टन, इन्होंने लिखा है द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। इन्होंने दुनिया भर की जो यूक्रेनियन है उनको संदर्भित किया है कि रूसी आक्रमण के पीछे क्या क्या है, क्या संघर्ष चल रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी है उस पे। और बात करी जाए जो दूसरे रहे इस वर्ष का, जो उन्होंने टाइम हीरोज ऑफ द ईयर चुना है, ये ईरान की महिलाओं को चुना है। वो इसलिए चुना है कि ईरान, यदि आप खबरें पढ़ रहे हैं, न्यूज से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक प्रकार से बुर्का का विरोध चल रहा है। और ये एक घटना हुई थी वहां पर, एक महसा अमनी करके थी, उनका क्या हुआ था कि जब वो विरोध कर रही थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, हिजाब नहीं पहनने का वहां पर विरोध चल रहा है। तो पुलिस ने क्या हुआ, उनको जब अरेस्ट किया तो उसी के दरमियान उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो विरोध है वहां पर काफी तेजी से बढ़ गया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि जो सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना एक अधिकार है उनका, कि मैं पहनूं या ना पहनूं, ठीक है। और पुलिस की जो नैतिकता थी उसके खिलाफ काफी बड़ी एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है उनको मार दिया गया या जो भी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये काफी फेमस हुई है, लेकिन वहां पे महिलाओं को चुना गया है, तो टाइम हीरोज ऑफ द ईयर जो चुना गया, ईरान की महिलाओं को नामित किया गया है। वहीं पे जो अन्य पुरस्कार में यदि आप बात करो, तो दक्षिण कोरिया का एक बैंड है, पॉप बैंड, इसका नाम है ब्लैक पिंक, तो इसको टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर दिया गया है। वहीं अमेरिका के जो बाल के खिलाड़ी हैं आरोन जज, इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल लो यो, इनको आइकॉन ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत की बात करें तो हमारे यहाँ से एकमात्र महात्मा गांधी हैं, जिनको 1930 में सम्मान दिया गया था, उन्हें संत गांधी के रूप में वर्णित किया गया था। और विश्व के जो 25 राजनीतिक प्रतीक थे उनमें से इनको एक नामित किया गया था। और ये जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ये जो शुरुआत हुई है 1927 में हुई है, और शुरुआत में इसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कहा जाता था। और इसके अलावा यदि बात करी जाए इन सभी के अलावा, तो इसमें जर्मनी के जो तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर, वो भी आ चुके हैं, जो वर्तमान में एक तरह से जिनकी इमेज खराब कर दी गई यूरोप कंट्रीज में, पुतिन, उनको भी शामिल किया गया, वो 2007 में पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं। तो ये मैगजीन का कवर था। ये जो आपको नीचे ये दिख रही हैं, ये टाइम पर्सन ऑफ द, इसमें जो महिलाएं हैं ईरान की वो हैं, साथ ही में खिलाड़ी हैं। और ये रहे आपके जेलेंस्की, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलते हैं 5 में। किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है? ये किया है मेघालय ने। डिटेल यहाँ पर देख लें, मेघालय सरकार ने क्या किया है कि अभी जो ये शुरुआत करी, ड्रोन के थ्रू इन्होंने भी मेडिसिन पहुंचाई है, टीकों का आवागमन स्टार्ट किया, क्योंकि जो मेघालय है वहां पर थोड़ा सा अभी क्या है कि पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर एक शुरुआत की गई है। ये हमारे देश का पहला राज्य है जिसने ये शुरुआत करी है। तो ये शुरुआत किसके माध्यम से करी है? एक स्टार्टअप है टेक ईगल करके, जिसके माध्यम से ये शुरुआत करी है। इसका एक बार जिक्र टेक ईगल का भारत के प्रधानमंत्री ने भी किया था। उन्हीं के माध्यम से सभी जगहों पे क्या पहुंचाया जा रहा है, वहां पे जो क्या कहते हैं, मेडिसिन हैं और जो टीके हैं और रक्त वगैरह को लेकर जो जांच होती है, इन सब चीजों की रिपोर्ट्स है, इन सब चीजों को वहां पे पहुंचाया जा रहा है। और जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है वहां पर इसकी पहुंच को क्या किया जा रहा है, एक संभावना तलाशी जा रही है, क्योंकि रोड के थ्रू पहुंचने में बहुत बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और ड्रोन से आप ये सोच के चलिए यदि 4 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर
यदि 5 मिनट में भी कोई पहुंच रहा है, पर उतनी क्या कहते हैं रेंज का ड्रोन बनाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, उसको ऑपरेट करना भी एक बड़ी बात है। कहने के लिए छोटा है कि सिर्फ ड्रोन उड़ा रहे हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर जगह पे डिलीवरी करना भी एक बड़ी बात है। तो ये एक अच्छा स्टार्टअप है और इससे आने वाले समय पे काफी सारे रोजगार भी जनरेट होंगे, हमारे लिए अवसर भी होंगे, और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम कनेक्ट होंगे तो हमारे समय की बहुत बचत होगी। मेघालय को बात करी जाए तो ये बादलों का घर कहा जाता है। हमारे जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य उनमें से एक है। 21 जनवरी 1972 को एक राज्य बना था। राज्यपाल वर्तमान में वहाँ की बीडी मिश्रा है। मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो वहाँ पे कॉनराड संगमा है। राजधानी वहाँ की शिलोंग है। शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। यहाँ शुरुआत होती है हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। संत रविदास स्वरोजगार योजना में अभी एक बदलाव किया गया है। इसमें आयु सीमा जो है उसमें बदल दी गई है। तो अब जो वर्तमान आयु सीमा वो कितनी होगी, वो 45 ईयर्स होगी। तो पहले क्या था, जो उम्र थी मिनिमम 18 थी, अब बढ़ा करके 40 कर दी गई है। ठीक है, तो अब 18 से 45 वर्ष की क्या कर दी गई, आयु कर दी गई। 18 से 40 पहले थी, अब 18 से 45 रहेगी। न्यूनतम योग्यता जो होती है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता होती है, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। पहले 12वीं कक्षा जो थी वो उत्तीर्ण करना था, अब उसको घटा करके 8वीं तक कर दिया गया है। ये संत रविदास स्वरोजगार योजना है। ये अनुसूचित जाति वर्ग के जो हिताग्रही होते हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा, उनको 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। कोई भी परियोजना अपनी चालू कर सकते हैं, उद्यम स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग कैटेगरी है उसमें, लेकिन जो इसमें लोन मिलता है वो 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का मिल जाता है। ठीक है, और बाकी की सभी योजनाओं में जिसमें चलता है कि इसमें 5 वर्ष पे ब्याज लगेगी, 7 वर्षों के लिए दिया जाएगा, सरकार इसकी गारंटी लेगी, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है, इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। आपसे यदि कभी पूछ भी जा सकता है कि इनमें से कौन सी योजना अनुसूचित राज्य सरकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा संचालित होती है, तो संत रविदास स्वरोजगार योजना होती है। पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 में। मंत्रिपरिषद ने अभी हाल ही में क्या किया है, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग था, इसका नाम बदल दिया। तो इसका नया नाम क्या कर दिया, इसका नया नाम कर दिया है, छोटा सा अंतर है, हमें याद रखना, सामाजिक न्याय एवं तक आपकी पूरी वही बात रहेगी, बस यहाँ पर इन्होंने निःशक्त जन कल्याण विभाग की जगह, निःशक्त जन कल्याण की जगह पे इन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया है। तो इसका नया नाम इस विभाग का ये होगा। ये क्या है, आप जितनी भी एक प्रकार की पेंशन योजनाएं सुनते हैं, जो सामाजिक सुरक्षा योजना होती है, वो सारी की सारी पेंशन जो मिलती है वो इसी विभाग के अंतर्गत मिलती है। चाहे वो आपकी इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय स्तर की ये पेंशन योजना, एक तो आपकी इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गई, विधवा पेंशन योजना हो गई, निःशक्त पेंशन योजना हो गई, परिवार सहायता योजना, ये राष्ट्रीय स्तर की है। लेकिन यदि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं संचालित हो रही है, कार्यक्रम संचालित हो रहे, तो एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो गया, निराश्रित वृद्धजन वृद्धाश्रम हो गया, बीपीएल परित्यक्त महिला को पेंशन हो गई, कल्याणी पेंशन योजना हो गया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना हो गया। ठीक है, और विवाहित पेंशन योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना, कन्या विवाह और निकाह जो ये होता है, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं हमारे जिलों में, ये भी इसी विभाग के अंतर्गत किए जाते हैं। अंत्योदय मेला जो लगता है वो भी इसी विभाग के अंतर्गत लगता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्रदेश में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एक तो आपको मद्य निषेध संकल्प दिवस 30 जनवरी को, धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को, और नशा निवारण दिवस, इसके अलावा वृद्धजन दिवस, अभी 2 अक्टूबर में विश्व विकलांग दिवस आयोजित किया गया था। ठीक है, ये 3 दिसंबर को किया जाता है। तो ये सारे के सारे किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग, जो अब वर्तमान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग होगा, उसके द्वारा किए। इसके अलावा यदि आप पुरस्कार की बात करो तो इंदिरा गांधी सेवा समाज पुरस्कार, विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार, ये भी इसी विभाग के अंतर्गत दिए जाते हैं। बात करी जाए इनके मंत्री कौन है, तो श्री प्रेम सिंह पटेल है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। भारतीय जो हमारे शास्त्रीय संगीत का जो तानसेन समारोह होता है, इसमें एक बदलाव किया गया है। ये 2024 में अपने 100 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है। तो इसमें बदलाव क्या किया गया है कि अब इसका आयोजन कई जगह किया जाएगा। आपको यहाँ ये बताना है इनमें से किस जगह नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भिंड। भिंड वो जगह है जहां पर इसका आयोजन नहीं होगा, यानी ये मुरैना में जो बटेश्वर है वहां पर होगा, शिवपुरी में होगा और ग्वालियर में होगा। डिटेल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखो, ग्वालियर को क्या कहा जाता है, संगीत धानी कहा जाता है। ग्वालियर को संगीत धानी कहा जाता है। ठीक है,
इस वर्ष से क्या होगा कि जो तानसेन समारोह 2022 के आयोजन होने वाले हैं वो आपके होने वाले, एक तो शिवपुरी में होने वाले, दूसरा दतिया में होने वाले और तीसरा बटेश्वर में होने वाले। तीन जगह इसकी सभाएं होंगी और 19 दिसंबर को इसका अलंकरण समारोह होगा जहां पे तानसेन अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके अलावा 16 दिसंबर को शिवपुरी में होगा, 17 को ये दतिया में हो गया, 18 को ये कहाँ होगा, मुरैना के जो बटेश्वर जगह है वहां पर मंदिर प्रांगण में 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। ठीक है, मुरैना जिले में आता है बटेश्वर। और तानसेन समारोह की बात करें तो ये आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश शासन का सांस्कृतिक विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी जो है वो, मध्य प्रदेश का संस्कृति परिषद और संगीत में जो तानसेन की स्मृति प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन करता है। होता कहाँ है, ये मुख्य मुख्य कार्यक्रम जो होता है ये उनकी जो कर्मस्थली है बेहद वहां पर होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये सिंधिया काल के समय पे हुई थी 1924 में। और ये अपना अभी 2024 में ये अपना 100 ईयर कंप्लीट करने वाला है। और इसमें जो शुरुआत होती है इस कार्यक्रम की, जैसे आपका मैहर का अलाउद्दीन का संगीत समारोह होता है तो उसमें जल तरंग के साथ उसकी शुरुआत होती है, पहला कार्यक्रम वही होता है। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा, वहाँ का बैंड है पूरा मैहर बैंड, उसके द्वारा शुरुआत की जाती है। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इसी प्रकार से होती है। तो तानसेन समारोह की जो शुरुआत होती है इसमें एक तो पहले हरिकथा होती है, फिर मिलाद शरीफ होती है और शहनाई वादन होता है। इसके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तानसेन का जो नाम था वो रामतनु मिश्रा था। ईयर्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, 1493 कई जगह 1506 भी मिलती है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1586 या 1589 के आसपास हुई थी। इनको मियां तानसेन की जो मियां की उपाधि दी गई थी वो जो अकबर है इनके द्वारा दी गई थी। और एक रबाब वाद्य यंत्र है, इसको इन्होंने सुधार करके इसको इन्होंने सुधार करके इसमें कुछ सुधार वगैरह करके इसकी क्या करी थी, इसकी लोकप्रियता बढ़ाई थी। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 में। बात करी जाए मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष होंगे श्री प्रवीण श्रीवास्तव होंगे। अब ये आयोग जो गठित किया गया है ये अभी किया गया है। हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया था जिन्होंने अनुशंसा करी थी, सुझाव दिया था कि राज्य में एक राज्य सांख्यिकी आयोग होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और कई सुझाव और भी दिए थे, लेकिन राज्य सांख्यिकी आयोग का इन्होंने मुख्य सुझाव दिया था कि इसका आपको एक गठन किया जाना चाहिए जो कि पूरे हमारे राज्य में कितनी ग्रोथ हुई है हमारी, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, पूरी तरह से डीप एनालिसिस करके आपको बताए ताकि आपका जो ध्यान है उन जगहों पर ज्यादा केंद्रित हो, आपको एक प्रॉपर जानकारी हो कि हमारे पास कर्मचारी कितने हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हम या जो किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं किसी जिले में, किसी तहसील में क्या लाभ वहां पे मिल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे हमें क्या होना चाहिए। तो जैसे किसानों को जो हमारे, यदि आप कृषि की बात करो तो कृषि के जब उत्पादन की आप देखे होंगे कि जिला स्तर पर पूरी की पूरी इस वर्ष पूरी जानकारी आती है कि जिला स्तर पर इस फसल का इतना उत्पादन हुआ। तो वहां पे हमें समझ में भी आता है कि वहां पे किसान जो है उसको सिंचाई का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, किसान का नेचर क्या है कि सिंचाई पाने के बाद वहां पे पता चला वो धान की खेती किए जा रहा है, सॉइल वहां पर किस नेचर की है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजों की संभावनाएं भी वहां पर दिखती हैं हमें। कौन सा जिला पिछड़ रहा है, पहले अच्छी स्थिति में था बुरा हो रहा है, धीरे धीरे उसका उत्पादन घट रहा है या लोगों का रुझान कम हो रहा है। तो ये कृषि की बात हो गई, लेकिन इसी प्रकार से आंकड़े भी जारी किए जाते हैं जैसे हमारे किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं। तो ये सब चीजें सांख्यिकी विभाग का रहेगा, हर क्षेत्र का वो लोग आंकड़े जारी करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने गठन के लिए बोला था, कुंडू आयोग इनकी अध्यक्षता में हुआ था, कुंडू आयोग टास्क फोर्स गठित हुई थी, उन्होंने बोला था। और पहले अध्यक्ष जो होंगे इसके प्रवीण श्रीवास्तव होंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो अनुशंसा करी थी इस टास्क फोर्स ने, राज्य स्तरीय सांख्यिकी एवं अधीनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण, जिला स्तर पर जीडीपी कैलकुलेशन। एक ये अच्छा सुझाव था इनका कि जो जीडीपी का ग्रोथ है अभी हम लोग राज्य स्तर पर देखते हैं, तो एक जिले का भी अपना जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इस वर्तमान में इसकी जीडीपी कितनी है। एक जिला का जो कलेक्टर है उसके पास भी एक टारगेट होना चाहिए, वहां के जो सांसद विधायक है उनके पास भी टारगेट होना चाहिए, जिला स्तर पर भी एक कंपटीशन होना चाहिए। जैसे हमारे आज राज्यों के बीच में कंपटीशन होते हैं, यदि कोई बड़ा प्लांट डलना होता है कहीं पे, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या है कि जो क्या कहते हैं आईसी चिप का पूरा एक प्लान डलना था आईसी बनाने का, वो जाकर के गुजरात में लगा, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बहुत कंपटीशन चल रहा था कि ये कहाँ से लगना चाहिए, ताइवान लगा रही है उसको, तो वो जाकर के गुजरात को शिफ्ट हो गया। तो ये आप ये देखो कि दो राज्यों के बीच कितना कंपटीशन हो रहा है।
तो इसी प्रकार से जिला स्तर पर भी कंपटीशन होना चाहिए कि वहां पर जब जीडीपी मालूम होगी तो पता चलेगा कौन सा राज्य का, हमारे कौन से जिले का राजस्व में कितना बड़ा योगदान है। साथ ही में क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है, कंपटीशन बढ़ता है कि भाई एग्रीकल्चर में ये जिला सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, उद्योग में ये ज्यादा दे रहा है। तो और साथ में लक्ष्य भी मिलता है एक सरकार को और वहां के लोगों को। तो बात करी जाए तो जीडीपी कैलकुलेशन का सुझाव भी इन्होंने दिया था। राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं श्री प्रवीण श्रीवास्तव। वहीं पर मध्य प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर कुपोषण होता है, इसको कम करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता थी प्रोफेसर शमिका रवि। हालांकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन प्रश्न में आपसे कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना, शमिका रवि आपको ज्यादातर जब आपने कोविड हमारे यहाँ चल रहा था तो उस समय इनके भास्कर के लिए काफी सारे आते थे। और इनके जो पति हैं वो नॉर्थ ईस्ट में गवर्नर भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषक संस्थान जो है, इसके उपाध्यक्ष जो है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 में। ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार में 15 लाख रुपए से एक राशि बढ़ा दी गई है। अब ये कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 25 लाख रुपए। तो अभी क्या हुआ है कि जमहूरी में सरपंचों का एक राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सम्मेलन हुआ था, प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ था। उन पर दो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने करी। पहला, इनका जो मानदेय है वर्तमान में सरपंचों का वो 1750 रुपए है, इसको बढ़ा करके 4250 रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही में जो ग्राम पंचायत है, इसको जो प्रशासकीय स्वीकृति होती है कि हम इतने तक का फंड ये लोग अधिकृत कर सकते हैं, इसको खर्च कर सकते हैं, तो उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। सरपंच के पास कितने लाख रुपए तक का फंड होगा वो पंचायत के पास रहता है, और उसको ग्राम सचिव, पंचायत, रोजगार सहायक, ये सभी लोग मिल करके इसको अब क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जानकारी देते हैं ग्रामीण पंचायत को कि हमने कहा क्या कितना खर्च किया। तो ये अब ये 25 लाख रुपए तक का हो जाएगा। वर्तमान में यदि पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है, तो श्री राम खिलावन पटेल है। आप सभी से हमने प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किसने मान कुतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। आप सभी के आंसर हमें मिले थे। नीलिमा आपके भी मिले थे, आपके चंद्रकिरण आपके भी मिले हैं, शमशेर के भी मिले हैं, मनोज यादव आपके भी मिले हुए हैं। तो आप सभी लोगों ने, देवांशु आपका भी था, आप सभी ने काफी सारी जानकारी वहां पर शेयर कर दी थी और सभी के आंसर सही थे। आप लोग, अच्छी बात यह है कि आप सभी लोग इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इस ग्रंथ की जो रचना करी थी राजा मान सिंह के द्वारा की गई थी। वो स्वयं एक संगीत प्रेमी थे, बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे, ग्वालियर घराना ही रहा है संगीत का, और लगातार वहां का इतिहास ही संगीत से जुड़ा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो एक संगीत का आप मान के चले कि एक पॉइंट रहा, एक जगह रही है, तो वो आपको मालवा और ग्वालियर इधर की तरफ मिलेगी। और रहा मई, और यदि आप उधर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको कौन मिलेगा, अलाउद्दीन खां मिलेंगे मैहर पे। लेकिन मेन आपको देखेंगे तो ग्वालियर से तो बहुत सारे बड़े बड़े संगीतक निकले, जो वर्तमान में भी अमजद अली खां वगैरह हो गए। ठीक है। तो अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, जहां पर उन्होंने उनका जिक्र भी किया था मान सिंह का। और उनके जो राज दरबार में कलाकार थे, आपके बख्शू थे, मच्छू थे, भानु थे, ये सभी लोग थे, और इन्होंने काफी संगीत पे कार्य किया है। तो करंट अफेयर खत्म करने के पहले आप सभी के लिए सैटरडे का हमारा उसी प्रकार से 3 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में अभी इसकी आयोजन भी हुआ था कार्यक्रम का। इसके बारे में आपको 3 लाइनों में उत्तर देना है, चौथी लाइन नहीं होनी चाहिए। आप 3 फैक्ट्स कौन कौन से ऐसे हैं कि कल को आपकी यदि मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप वो लिखेंगे, और आपको विश्वास है कि एग्जामिनर आपको 3 नंबर दे देगा। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादक जो क्षेत्र है उनका वर्णन करना है। इसको आप 6 से 7 पंक्तियों में करना है। आप वो 6 से 7 पंक्तियों में वो कौन से फैक्ट्स हैं जो आप एग्जामिनर से बोलते हैं ना कि 4 नंबर लेने की हिम्मत रखते हैं कि ये मैं लिखूंगा तो वो मेरे को गिरी हालत में 4 नंबर देगा। तो मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की प्रैक्टिस है। आप सभी लोग के लिए पास शनिवार और रविवार, सैटरडे प्लस संडे, डबल एस का आपके पास दिन है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर राइट लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक आंसर नंबर 1 3 लाइन में, आंसर नंबर 2 आप 6 to 7 लाइन तक जा सकते हैं। हालांकि जाना इसमें 5 लाइन तक है, लेकिन 2 लाइन का मार्जिन हम यहाँ पर ले सकते हैं। आप सभी लोग को एक बार इसके आंसर जरूर करने हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ के इसको करना है। और करंट अफेयर आपको यदि पसंद आ रहा है तो उसको शेयर जरूर करना है। आप लोग शेयर करना बंद कर दिए हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके उसको शेयर जरूर कर दें। आगे से आपके करंट अफेयर्स जो बीच में 2 दिन का गैप हुआ है, मैं वो पूरे कवर करा दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की जानकारी आई थी ऑफिस में, उन्होंने व्हाट्सएप भी किया था कि ईयरली करंट अफेयर का क्या होगा। निश्चिंत रहिए, 2022 का करंट अफेयर्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, वो आपको पूरा कराया जाएगा, विधिवत कराया जाएगा,
और बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। हमने एग्जाम के पीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके पहले भी कराया था, इस वर्ष भी कराएंगे। पूरा आपका करंट अफेयर एक वर्ष का जैसा आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये जानकारी चाहिए या इस फॉर्मेट में होना चाहिए, आप लोग से हम उसकी शुरुआत करेंगे। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी तो आपसे उसको नीचे कमेंट में पूछ लिया जाएगा, आप लोग के सुझाव जरूर लिए जाएंगे। ठीक है, तो उसको लेकर के कोई परेशान नहीं होना है। और करंट अफेयर की पीडीएफ भी एग्जाम गुरुजी में लॉन्च करी जाएगी। एमपीबीसीएस हम हर वर्ष देते हैं, लगातार 3 वर्ष से दे रहे हैं, इस वर्ष भी देंगे। और हमारे पिछले वर्ष के जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपके पास होगी और पेपर भी होगा पीएससी का, आप दोनों को अगल बगल रख के देख लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके उस पीडीएफ से करंट अफेयर के आए हैं, 2020 वाले में भी आए हैं और 21 वाले में भी आए हैं, 19 वाले में भी आए थे। ठीक है, तो ये रहे हमारे एमपीपीएससी के ऑफर चल रहे हैं। यदि आप ज्ञान गुरुजी से कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, 3 वर्षों की वैलिडिटी है इन वीडियो कोर्सेज में, और आप अनलिमिटेड टाइम इसको वॉच कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि एक वीडियो के बाद आप उसको दोबारा नहीं देख सकते, इसमें अपडेट्स भी किए जाते हैं। साथ में प्री के कोर्स के साथ प्री के नोट्स मिल रहे हैं, मेंस के कोर्स के साथ प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, या आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप सभी से फिर सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।